हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम वायुमंडल के बारे में कल हमने किया था कार्य वायुमंडल के, ठीक है। और आज हम वायुमंडल के संगठन के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक है। कल इसके 3 मैंने आपको भाग बताए थे, कार्य, संगठन और संरचना, ठीक है। तो कल हमने कार्य को कर लिया था और आज हम बात करेंगे संगठन के बारे में, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैसें होती हैं, वायुमंडल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा गैस होती है, कौन सी दूसरे नंबर पर होती है, कौन सी क्या, तो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी संगठन के अंदर। और एक बात, मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था कि अगर हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, इनका प्रभाव नहीं होता, तो वायुमंडल के अंदर इसका जो तापमान है, औसत तापमान पृथ्वी का कितना होता। तो उसका आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता। और आज के दिन 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है पृथ्वी का औसत तापमान, ठीक है। तो हम बात करते हैं संगठन की। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसकी बात करें तो पहले नंबर पर जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है गैस, वो कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है ये कितने परसेंट मिलती है, ये मिलती है 78%, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। अब बात करें हम दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर मिलती है ऑक्सीजन, और ये कितनी मिलती है, ये मिलती है 21% दूसरे नंबर पर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल में 99% गैसों में किसकी कौन सी गैसें विद्यमान रहती हैं। तो 99% गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों विद्यमान होती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर बात आती है आर्गन की। आर्गन मिलती है 0.93%। चौथे नंबर पर बात करें तो आती है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03% की मात्रा में मिलती है। वैसे आपको बता दूं, आज के दिन वर्तमान में ये गैस बढ़ गई है, 0.04% हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़े हमें सरकारी किताबों से प्राप्त होते हैं तो वो यही हैं, उसके अंदर ये इसको बदला नहीं गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा कितनी है, तो उसका सही उत्तर होगा 0.03%। आगे बात करें पांचवें नंबर पर होती हैं अन्य गैसें, ठीक है। अन्य गैसें, और अन्य गैसों की मात्रा कितनी होती है, 0.04%। अब बात करें जो अन्य गैसें हैं वो कौन सी होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो अन्य गैसें होती हैं हमारी, एक तो हो गई आपकी जल वाष्प, क्रिप्टॉन, जिनोन, नियोन और रेडोन, ओजोन,
ये गैसें हैं वो हैं अन्य गैसों में। ठीक है, तो आगे चलें। इसके अंदर एक बात और बता दूं आपको, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा 4 और पूछ लेगा क्वेश्चन कि इसमें बताइए निम्नलिखित में से स्थायी तत्व कौन सा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो हैं, ये होते हैं स्थायी तत्व, स्थायी तत्व। और जो अस्थायी तत्व हैं, अस्थायी तत्व वो कौन से होते हैं, जो अभी मैंने बताया अन्य गैसें। तो अन्य गैसों को बोला जाता है अस्थायी तत्व। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा क्रिप्टोन, रेडोन, जलवाष्प और ऑक्सीजन। तो स्थायी तत्व होगा हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब हम इन गैसों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। हम बात करें पहले नंबर पर, कौन सी गैस, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण इसी गैस के द्वारा करते हैं। पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण इसी गैस के द्वारा करते हैं। आपको बताऊं, जैसे ये मान लीजिए ये है एक पेड़। ठीक है, और इसके नीचे जो जड़ें हैं, यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पे छोटी छोटी गांठें मिलती हैं। ठीक है, नीचे जड़ में, जो अक्सर दाल के जो पौधे होते हैं, दालों के जो पौधे होते हैं उसके अंदर तो ये मिलती ही हैं। ठीक है, तो ये जो गांठें मिलती हैं इनको बोला जाता है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु। तो जो राइजोबियम जीवाणु है ये बैक्टीरिया है, इससे ये जो पौधे हैं ये यहाँ से इसमें प्रोटीन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों को प्रोटीन बनाने में। ठीक है, और जो नाइट्रोजन गैस, नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट, ये गैस कोशिकाओं, ऊतकों मतलब टिश्यू को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। ठीक है, जो कोशिका है हमारी या पेड़ पौधों की, जो वायुमंडल के अंदर पृथ्वी के ऊपर जो कोशिकाएं और ऊतक हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करती है नाइट्रोजन गैस। और ये गैस काम करती है, आपने कई बार देखा होगा जो कार्यक्रम होता है मंच के ऊपर, आप टेलीविजन के अंदर देखते होगे, आप यूट्यूब पे देखा होगा कोई कार्यक्रम, उसके अंदर जो धुआं स्टेज के ऊपर आता है तो वो होता है कृत्रिम धुआं, बोलते हैं उसको कृत्रिम धुआं। और वो होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और ये गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है।
ठीक है, रंगहीन, गैस, गंधहीन और स्वादहीन होती है। आगे जो नाइट्रोजन है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे बात करें ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी गैस है इसे ये ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन O2, ठीक है, यह है जीवनदायिनी गैस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो ये ऑक्सीजन है, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन खाते हैं तो जो अंदर भोजन जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिल जाते हैं और भोजन को ये कर देते हैं एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित, एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, जब हम भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो आंतों तक जब भोजन जाता है, जो जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलकर भोजन को एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आग जलाने में सहायक होती है, आग जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑक्सीजन गैस है, ये भोजन का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण मतलब मैंने आपको बता दिया ये बात। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो कि भोजन का ऑक्सीकरण करती है, मतलब इंग्लिश में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसकी, 3 नंबर पे हमारी बात आती है आर्गन गैस की। आर्गन, अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में एक बात और लिखना आप पॉइंट, जो ऑक्सीजन गैस, जो हमारा ये मानिए कूड़ा कचरा है, जो वेस्टेज पदार्थ है, उसको अपघटन में काम आती है। सीधा लिखिए आप, अपघटन का काम करती है, सड़ने में सहायता करती है ये गैस। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात आती है ऑर्गन की। तो ऑर्गन की बात करूं तो ये सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, ये किसी के भी साथ क्रिया नहीं करती और ये किस में मिलती है आर्गन गैस, ये मिलती है ट्यूबलाइट्स में। ट्यूबलाइट में ये गैस मिलती है। आगे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको एक बार साफ कर लेते हैं। यह है हमारे 4 नंबर CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह गैस पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है। ठीक है, पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। जीव जंतु जो सजीव है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, CO2 गैस, कल भी मैंने बताया था ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार कौन होती है? यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करूं तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी कटौती करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और ये कहां पर होता है? ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल, जो ये क्योटो है ये है जापान का एक शहर। ठीक है, जापान में है और जापान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल और ये होता है 1997 में। ठीक है, 1997 में ये सम्मेलन होता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें CO2 की गैस को कटौती करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब आगे बात करें, कुछ नोट में लिखना आप, जो हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन ये सबसे हल्की गैस है। कहां पर? वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस को वायुमंडल में सबसे हल्की गैस बोला जाता है और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा है ब्रह्मांड में? हाइड्रोजन की। एक बात याद रखना, वायुमंडल के अंदर यही आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि वायुमंडल और ब्रह्मांड। वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, लेकिन जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है हाइड्रोजन और सबसे वायुमंडल में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। ठीक है, और जो तारों को ऊर्जा प्राप्त करती है, जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और इसको हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन इस गैस को बोला जाता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट
एक आपने सुना होगा हीलियम। हीलियम के बारे में भी आपने सुना होगा, जो सूर्य में भी मिलती है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो बनती है हीलियम गैस, जो संलयन होता है सूर्य में, नाभिकीय संलयन, वो इसी के द्वारा होता है, हीलियम। ठीक है। दूसरी ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो होती है, जो है हीलियम को दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कहते हैं, और ये ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। ये है ब्रह्मांड में, और जो दूसरे नंबर पर आती है ये है हल्की गैस, जो दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है। वायुयान, जो एरोप्लेन होते हैं, वायुयान, और जो गुब्बारे होते हैं, जहाँ पर कोई हम और तुम जैसे लोग जो वहाँ पर पर्यटक मान के चलिए आप, जो गुब्बारों में बैठकर घूमने ऊपर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो पर्यटक गुब्बारे, ये लिख लीजिए, पर्यटक गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियम का। ठीक है। फिर बात आती है ओजोन। ओजोन, ठीक। तो ये कल मैंने बताया था आपको ओजोन के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत है। ठीक है। और ये सबसे पहले किसने खोजी? जो ये है आपकी ओजोन परत, ये खोजी थी फोरमैन और गार्डनर ने। फोरमैन और गार्डनर, ये हैं इसके खोजकर्ता। इन्होंने खोजी थी 1985 में। ठीक है। और जो ओजोन परत है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसे एक बात देखिए आप, ये लेयर है, ये लेयर है, यहां पर जो आप मानिए यहां पर ये है O3 और O3। ठीक है। जब सूर्य की किरणें यहां पर आती हैं, यहां पर पहुंचती हैं, तो ये ऑक्सीजन और O इसके अंदर विभाजित हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर विभाजित हो जाती हैं। और जो CFC मैंने कल बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलती है, फ्रीज के अंदर मिलती है, जब ये गैस जाती है तो पहले तो दिन के समय ये टूट जाती है, दिन के समय, और रात्रि के समय ये फिर से ओजोन में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है। मतलब O3 में फिर से ये विभाजित हो जाती है। अगर नीचे से, पृथ्वी से यहाँ पर ये CFC गैस जाएगी तो इसको O3 में सम्मिलित होने ही नहीं देगी, क्योंकि दिन के समय जब ये O3 टूटती है तो इसको टूटा हुआ ही रहने देगी और इससे छेद होते चले जाएंगे, और एक अणु CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, उसके अंदर होती है
क्लोरीन, ये CFC है, इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ठीक है, जब ये एक अणु यहां पर जाएगा तो ओजोन परत का 1,00,000 अणु तोड़ेगा। ठीक है, तो इससे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। ये बहुत ही लाभदायक है पृथ्वी के लिए। ठीक, अब आगे बात करें जो ओजोन दिवस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। जब ओजोन का पता चला, जब 1985 में कि वहां पर थोड़े छेद हो रखे हैं ओजोन परत के अंदर, तो इन्होंने बताया, तो उसके 2 साल बाद 1987 में एक सम्मेलन होता है ओजोन परत, ओजोन के लिए ओजोन सम्मेलन लिखिए इसको। ओजोन सम्मेलन, या इसको लिखिए आप मॉन्ट्रियल। मैं आपको अलग से करवा देता हूं, यहां पर इसको लिखिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये 16 सितंबर 1987 को होता है और ये कहां पर है? ये है कनाडा में। जो ये मॉन्ट्रियल है ये एक शहर है कनाडा का। ठीक है, तो यहां पर होता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ओजोन से रिलेटेड, ओजोन अगर टूटती, अगर उसमें छेद हो जाते तो पृथ्वी का नुकसान होता। तो इसके बारे में आगे चलकर हम बात करें। इसी के 5 साल बाद 22 अप्रैल 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, और ये कहां पर होता है? ये होता है, इसको बोला जाता है रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन। तो इस दिन मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो आपको यहां पर रिलेटेड बातें इससे बता दी गई हैं। अब आगे बात करेंगे। फोरमैन और गार्डनर ने ओजोन परत की खोज की थी। कब की थी? 1985 में। और 16 सितंबर 1987 को ओजोन सम्मेलन होता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1992 में मनाया जाता है। ठीक है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल बताया था आपको, जो ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावी होता है, जो CO2 को CO2 गैस में कटौती करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो कहाँ का शहर है? जापान का। तो जापान में वो हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। एक हमारी गैस कौन सी रह गई है, वो है रेडोन। हाँ, रेडोन की बात करें। रेडोन गैस सबसे भारी गैस है। यह ज्यादातर वायुमंडल में नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको बताऊं इसके बारे में। यह वायुमंडल में जब आती है, जब ये गैस, जो रेडोन गैस है, ये ज्यादातर पृथ्वी में मृदा में मिलती है, मृदा में। ठीक है, मृदा में मिलती है। और जब कोई भूकंप आता है या
कुछ अड़चन आती है पृथ्वी में, जो मृदा में जब हिलती है, तब यहाँ से उछलकर ये वायुमंडल में चली जाती है। और इससे पता चलता है कि वायुमंडल में अगर रेडॉन गैस मिली तो भूकंप आने के आसार होते हैं। तो ये भूकंप के आने में बताती है। जब भूकंप आता है उसके बारे में, भूकंप के बारे में बताती है। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडॉन। अब रेडॉन से आगे ज़ीनॉन की बात करूं तो ज़ीनॉन आप ऐसे ही लिख लेना कि ज़ीनॉन एक अजनबी गैस है। हमारी एक रह गई है इसके अंदर गैस, वो है मीथेन, CH4। इसको बोला जाता है धान की खेती की गैस। आप देखना धान के अंदर मीथेन गैस होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है गोबर गैस, बायोगैस। ठीक है, और इसको बोला जाता है मारस गैस। मारस गैस क्यों बोला जाता है? इसका मतलब है मंगल ग्रह पर मीथेन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे वायुमंडल का, ये था संघटन। और आप बताना कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और एक बेल आइकन आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।